आज से ठीक एक महीने पहले नेपाल में बदलाव की लहर आई थी। 35 साल के रैपर टर्न्ड प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह ने कुर्सी संभाली थी। लोगों को लगा कि किस्मत बदलने वाली है। जेनजी ने सड़कों पे उतरकर पुराने नेताओं को उखाड़ फेंका था, लेकिन आज सिर्फ एक महीने बाद ही सवाल उठ रहे हैं, इज दिस गवर्नमेंट कोलैप्सिंग बिफोर इट इवन स्टार्ट्स? यानी शुरू होने से पहले ही कहीं बालेन शाह की सरकार टूट तो नहीं रही। 2 रेजिग्नेशंस हो चुकी हैं, बॉर्डर पर गुस्सा है और आसमान चोटी इन्फ्लेशन हो चुकी है। क्या बालेन शाह वही ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल तो नहीं? आज बात करेंगे नेपाल की उस जेनजी अपहेवल की जो अब अकाउंटेबिलिटी के बोझ तले दब रहा है। सबसे पहले तो समझते हैं रेजिग्नेशन का डोमिनो इफेक्ट। स्टोरी शुरू होती है इंस्टेबिलिटी से। इमेजिन कीजिए, नया कैबिनेट बनते ही मिनिस्टर्स की विकेट गिरने लग जाती है। सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया और एलिगेशन ये लगा था कि उन्होंने अपनी वाइफ को हेल्थ इंश्योरेंस बोर्ड में सीट दिलवाने के लिए अपने पावर का मिसयूज किया। सिर्फ 13 दिन चले वो और 13 दिन के अंदर ही भ्रष्टाचार का आरोप लग गया और जेनजी ने उन्हें उखाड़ फेंका। इसके बाद दर्शकों, होम मिनिस्टर सुदान गुरुंग ने भी हाथ खड़े कर दिए। ये डीजे थे, डीजे टर्न्ड होम मिनिस्टर थे और इन पर चार्जेस हैं ड्यूबियस इन्वेस्टमेंट्स और कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन से दोस्ती के। गुरुंग कहते हैं कि मोरालिटी इज ग्रेटर देन पोजीशन और इसी बल पे उन्होंने वोट हासिल किए थे। लेकिन सच तो ये है कि प्रेशर इतना था कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा और उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। यानी भैया, एक महीने के अंदर अंदर पहले हेल्थ मिनिस्टर 13 दिन में निपट गया, फिर आपका होम मिनिस्टर भी जो डीजे था, जेनजी की पसंद था, उस पर भी आरोप लगे और वो सिद्ध हो गए और दबाव इतना पड़ा कि होम मिनिस्टर को भी इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन दर्शकों, अब सवाल है पीएम शाह की कुर्सी पर। पीएम शाह ने अब खुद होम मिनिस्ट्री संभाल तो ली है, पर ये कब तक चलेगा? जब नेताओं की क्लीन इमेज पर ही सवाल उठने लगे तो जनता का भरोसा टूटने में वक्त नहीं लगता और नेपाल ने तो एस्टैब्लिश सरकार को उखाड़ फेंका था, फिर भैया नए लोगों को कैसे छोड़ देंगे? दर्शकों, और ये सब दोबारा क्यों भड़का, आइए आपको वो भी समझाते हैं। ये दोबारा भड़का बॉर्डर पर और द पॉकेट बुक पर। बात सिर्फ कुर्सी की नहीं है, बात है आम आदमी की थाली की। नेपाल इंडियन बॉर्डर पर इस वक्त आग लगी हुई है क्योंकि सरकार ने एक नया रूल निकाला है। अगर आप इंडिया से 100 नेपाली रुपीस, जो कुछ खास नहीं है, 1-2 चिप्स ही उसमें आते हैं, से ज्यादा का सामान लाते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी। बॉर्डर टाउन में लोग डेली एसेंशियल्स जैसे नमक, तेल, चावल के लिए इंडिया पर डिपेंड करते थे। अब वहां चेकिंग इतनी सख्त है, गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर वीडियोस की फ्लड आई हुई है। लोग गुस्से में हैं, चिप्स फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, उनका छोटा छोटा सामान पुलिस जब्त कर रही है, चिप्स जैसा सामान, चावल जैसा सामान, और इस बात से फिर भड़क गई है नेपाल की जेनजी। इसके बाद दर्शकों, ऊपर से ग्लोबल टेंशन्स चल रही हैं। ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वहां फ्यूल प्राइसेस 150 से 225 तक पहुंच चुके हैं। पब्लिक का गुस्सा जायज है। भैया, हमने बदलाव के लिए वोट दिया था, महंगाई और बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस के लिए नहीं। यानी सरकार अपने पैसे कमाने के लिए 15 दिन में ही रंग पलट गई, तो इसीलिए अब फिर से नेपाल की जनता में आक्रोश भर गया है। दर्शकों, इस पूरे ड्रामा के बीच प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को सस्पेंड कर दिया है और स्पेशल रीजंस का हवाला दिया गया है। लेकिन टाइमिंग देखिए, उससे अगले ही दिन होम मिनिस्टर रिजाइन कर जाते हैं। इससे पहले केपी शर्मा ओली और पुराने होम मिनिस्टर रमेश को अरेस्ट किया गया था फॉर देयर एलिज्ड रोल इन डेथ्स ड्यूरिंग जेनजी प्रोटेस्ट। यानी पिछले होम मिनिस्टर ने तो लोगों को ही मरवा दिया, उन जेनजीज को मरवा दिया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इस बार नया जेनजी आया, वो भी करप्शन कर बैठा। ये नया सिस्टम पुराने करप्शन को साफ कर रहा है या सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है? दर्शकों, नेपाल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स पर 109 रैंक पर आता है और रिफॉर्म की बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन क्या शाह एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट्स को प्रोटेक्ट कर पाएगी? क्योंकि ऐसा लग तो नहीं रहा है। एक महीने के अंदर ही सरकार तितर-बितर है, मिनिस्टर्स रिजाइन कर चुके हैं, बालेन शाह पर सवाल उठ रहे हैं। नेपाल इस वक्त एक अजीब मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ उम्मीद थी, लेकिन अब दूसरी तरफ कयास मच गया है। बालेन शाह की पार्टी आरएसपी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ट्रांसपेरेंसी का वादा करके तो आई थी, पर एक महीने का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि गवर्नेंस
रैप करने जितना आसान नहीं होता है। क्या नेपाल का नया नेतृत्व इस तूफान को झेल पाएगा या फिर नेपाल दोबारा वही पुराने अनस्टेबल कोalition पॉलिटिक्स के दलदल में फंस जाएगा? सवाल बड़े हैं और वक्त बहुत कम। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.